हेलो मेरे दोस्तों, तो क्या हाल है। आशा करता हूँ एकदम आप लोग चंगा होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो ना, आज की इस वीडियो का जो हमारा मेन टॉपिक होने वाला है वो आपका होगा 12th इंटर सेंटअप एग्ज़ाम। जो सेंटअप एग्ज़ाम आपको 11 अक्टूबर से जो स्टार्ट है 12th वालों के लिए 2023 में, उसके प्यारे दोस्तों बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश तीनों ही सब्जेक्ट के 50 मिनट की वीडियो होगी। मोस्ट प्रोबेबली 50 मिनट तीनों ही सब्जेक्ट के हम लोग हर एक सब्जेक्ट से, हिंदी से, इंग्लिश से और आपके बायोलॉजी से 20-20 क्वेश्चंस को कवर अप करने वाले हैं। सब्जेक्टिव भी देखेंगे और ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके 2023 एग्ज़ाम के लिए होगा और डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलने वाले हैं, इस बात की गारंटी देता हूँ। और आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, घोर करके पी जाओ, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जो लिखा है ये एकदम सही है। तीनों ही सब्जेक्ट के एक ही वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो आप लोग बस मुश्किल से 50 मिनट की वीडियो होगी, ध्यान से इसको देख लीजिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत आपके एग्ज़ाम में ना हो। मुश्किल से 50 मिनट की वीडियो है, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देख लीजिए ताकि आपको क्वेश्चंस आपसे आसानी से बन सके। और इसका PDF आप लोग टेलीग्राम से फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि पहले हिंदी को से स्टार्ट करेंगे, फिर इंग्लिश देखेंगे, उसके बाद आखिरी में हम लोग बायोलॉजी सेट को कवर अप करेंगे। पहला हमारा सेक्शन चलेगा हिंदी से, दूसरा इंग्लिश से और तीसरा आपका बायोलॉजी से। ठीक है, तो चलिए अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर सकते हैं। दोस्तों के साथ शेयर लेकिन कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी ऐसे इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर है वो क्या कहता है, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो पहला क्वेश्चन, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। प्यारे दोस्तों एक बात याद रखना, हर एक क्वेश्चन आपको सेंटअप में मैच कर जाएगा, हर एक क्वेश्चन। ठीक है, हर एक क्वेश्चन जो कि 11 अक्टूबर से आपका जो एग्ज़ाम स्टार्ट है उसके लिए हर एक क्वेश्चन, हिंदी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, हर सब्जेक्ट के आपके क्वेश्चंस मैच करेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, बशर्ते कि आप सही से क्लास किए हो। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। 4 ऑप्शन आपके पास, अपराध के बदल दी गई फांसी, देश सेवा के बदले दी गई। तो सारे के सारे ध्यान से देखिएगा, तो आप बताना है देश सेवा के बदले दी गई फांसी या उपयुक्त सभी या फिर दुर्घटना में हुई मृत्यु। तो मालूम है भगत सिंह ने बोला है कि देश के लिए, देश सेवा में अगर आपकी जान चली जाए तो वो आपका क्या सुंदर मृत्यु है। तो पहला ऑप्शन का सही आंसर क्या हो जाएगा, भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है। तो याद रखेंगे पहला का सही आंसर हो जाएगा बी, सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो ध्यान से, और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे और हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैच करेगा। 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी, आप लोग से बस रिक्वेस्ट है कि 10 से 12 मिनट से पूरा स्क्रीन पर बैठे रहो। चलिए दूसरा क्वेश्चन, सिपाही की माँ का शीर्षक एकांकी का सबसे सशक्त पात्र कौन है। सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी का सबसे सशक्त पात्र कौन है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, बिश्नी, मानक, मुतनी या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो याद होना चाहिए, अगर आपने पढ़ा होगा सिपाही का, तो ये बिश्नी का जो आपका है सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, सशक्त पात्र कौन हो जाएंगे तो आपके एकांकी के, तो बिश्नी, याद रखेंगे बिश्नी, बिश्नी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिएगा, बिश्नी और मुन्नी की को किसी प्रतीक्षा है, किसकी प्रतीक्षा है, वहाँ पर किसी लिखा गया तो माफ़ कीजिए, वहाँ पर किसकी प्रतीक्षा है। ठीक है, बिश्नी और मुन्नी को यहाँ पर किसकी प्रतीक्षा है। तो बिश्नी और मुन्नी को 4 ऑप्शन आपके पास है, मानव की चिट्ठी की, मानव के बेहा की, या फिर मानव के बेहा की, या फिर मानव की मॉनी ऑर्डर की, या फिर मान के आगमन की, किसकी। तो याद रखना कि मानक की चिट्ठी की। ऐसे बिश्नी और मुन्नी लोग क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए। ध्यान से ए नंबर लिखेंगे। चलिए बहुत अच्छे, और मैं आपको फिर बार बार बता दूं, हर एक सब्जेक्ट का आपको कल से आपका ऐसे मेन एग्जाम का क्वेश्चन अभी रोक दिया जाएगा और आपको सेंटअप के लिए तैयारी कराया जाएगा, सेंटअप एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, नामवर सिंह के गुरु कौन थे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नामवर सिंह के गुरु कौन थे। नामवर सिंह के गुरु कौन थे, क्या कह रहा है, नामवर सिंह के गुरु कौन थे। 4 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, ध्यान से, हजारी प्रसाद, जो आपके नामवर सिंह के जो गुरु थे उनका नाम था हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, याद रखेंगे। 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 का सही आंसर हो जाएगा ए। कोई दिक्कत।
किसी को कोई दिक्कत हो कमेंट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। नामवर सिंह ने किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? किस पत्रिका के? बहुत इंपॉर्टेंट। एक बात याद रखना, मेरी जो वीडियो आती है वो शाम को 7 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक में कभी भी अपलोड हो जाता है, याद रखेंगे तो आप लोग चेक कर लेंगे। खासा कोई टाइमिंग नहीं है, 8:45 में आप लोग जो बोलते हो ऐसा नहीं है। चलिए, तो नामवर सिंह ने किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो आपको याद रखना कि आलोचना पत्रिका के नामवर सिंह संपादक रहे हैं। आलोचना पत्रिका के आपके जो नामवर सिंह है वो संपादक रहे हैं। 5 का सही आंसर हो जाएगा सी। वेरी गुड। और आपको जो सेंटअप एग्ज़ाम में कैसे पेपर लिखना है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे और क्या उसमें चीटिंग वगैरह होता है, वो सारी चीज़ों का ऐसे आपको ब्यौरा आपको बहुत ही जल्द आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपकी स्क्रीन पर है, जूठन किन की आत्मकथा है? जूठन किन की आत्मकथा है? क्या कह रहा है? जूठन किन की आत्मकथा है? 4 ऑप्शन आपके पास, मोहन राकेश, ओम प्रकाश, वाल्मीकि, उदय प्रकाश या फिर मलजय मैंने बोल दिया मलयज। तो याद रखना, जूठन जो आपकी ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, आत्मकथा है। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि नहीं लिखा है जूठन, तो सही आंसर हो जाएगा 6 का बी। 6 का क्या रखेंगे? बी। और सेंटअप एग्ज़ाम के लिए आप लोग उतना ज़्यादा से टेंशन नहीं लेना। अगर जो लोग भी बच्चे नहीं पढ़े हो तो उतना टेंशन नहीं लेना है। आपका भाई यहाँ पर है काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझाने के लिए, और हर वो चीज़ बता देगा जो कि आपको सेंटअप में मदद करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, जूठन के हेड मास्टर का नाम क्या था? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVIT कर लीजिएगा। तो जूठन के हेड मास्टर का नाम कलीराम, काशीराम, सुखदेव सिंह या फिर ब्रह्मादेव। ये 7 का सही आंसर। कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट जरूर करें। आप लोग कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हैं तो ऐसे क्या फ़ायदा। तो कलीराम आपके जो जूठन के जो जूठन के जो हेडमास्टर का नाम था वो कलीराम था, यानी कि 7 का सही आंसर हो जाएगा ए। 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका प्यारे दोस्त? ए हो जाएगा। याद रखेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको सेंटअप एग्जाम्स के लिए कराए जाएंगे, इसके लिए भी आप ऐसे निश्चिंत रहेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको ऐसे कराए जाएंगे पूरे मंथ, एकदम 30 के 30 दिन आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? मलयज, भगत सिंह या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि या मोहन राकेश? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन है? 4 में से सही आंसर बताइएगा। अकेलेपन के जो लेखक कौन है? अकेलेपन के लेखक मलयज, भगत सिंह या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि? तो ध्यान रखना, मलयज यानी कि 8 का सही आंसर हो जाएगा ए। मलयज है अकेलेपन के लेखक। और एक बात प्यारे दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ सेंटअप के लिए नहीं है, ये आपके मेन बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसे हेल्प करेंगे। तो 8 का तो आंसर मैंने बता दिया, 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो एक बात जरूर याद रखेंगे, 2023 में जो आपका मेन एग्जाम्स का पेपर होगा 2023 में हिंदी का, उसमें ये काम करेगा, उसमें ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ऐसे महत्व रखेंगे। मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको, 2023 मेन बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी ये काम आएगा, 12th वालों के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखिएगा और फिर से सुन लीजिए। तिरिक्ष शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI है, MBBI है, आपको जैसे टिक करना कर लीजिए, बार बार क्वेश्चन पूछता है। तिरिक्ष शीर्षक कहानी के जो कहानीकार है, चंद्रधर शर्मा गुरु या फिर उदय प्रकाश, प्रेमचंद या फिर सचिनानंद हीरानंद वात्सल अज्ञय। तो देखो मेरे प्यारे दोस्त, जो 9 का सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, उदय प्रकाश। 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको, और मैं इसका वीडियो फिर से आपको ऐसे मिलेगा जब मेन आपका एग्जाम स्टार्ट होगा उस समय। तो चलिए, तिरिक्ष है, तिरिक्ष क्या है? एक उपयोगी जंतु, एक विषहनी जंतु या फिर एक विषैला और भयानक जंतु? 10 का सही आंसर दीजिए, इनमें से कोई नहीं। 10 का सही आंसर दीजिए। 10 का जो सही आंसर क्या होगा? तो 10 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा, तिरिक्ष एक विषैला और भयानक जंतु है। याद रखेंगे 10 यानी कि तिरिक्ष क्या था? तो तिरिक्ष एक आपका विषैला और भयानक जंतु था। ठीक है, सॉरी जंतु है। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा? सही आंसर सी। 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, और बार बार कह रहा हूँ सेंटअप के अलावा 2023 बोर्ड एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। चलिए, तुलसीदास कैसे कवि थे? MBBI क्वेश्चन है। सेंटअप के साथ साथ मेन जो आपका एग्जाम होगा उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, तुलसीदास कैसे आपके कवि थे? ठीक है, तुलसीदास कैसे आपके कवि थे? तुलसीदास आपके संयमवादी कवि थे। याद रखेंगे, संयमवादी। तुलसीदास आपके संयमवादी कवि थे। 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए।
तुलसीदास आपके संयमवादी कवि थे, याद रखेंगे। 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। आप लोग कमेंट कीजिएगा जरूर, इससे जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 का एक MBBI क्वेश्चन है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, इसको रट्टा मार लेंगे, जैसे आपकी मर्जी। और PDF टेलीग्राम से इसका फ्री ऑफ कॉस्ट है, जरूर ले लेंगे। चलिए, कबहुक अम्ब अवसर पाई, यहाँ अब संबोधन किसके लिए है? देखिए, कबहुक अम्ब अवसर पाई एक इम्पॉर्टेंट पंक्ति है आपका कविता का। यहाँ अब संबोधन किसके लिए है? 12 का सही आंसर क्या? राम, लक्ष्मण, सीता या रावण? बहुत इंपॉर्टेंट है, MBBI के ऊपर है क्वेश्चन, बार बार पूछता है इसको ऐसे सेंटअप में, तो इसको ऐसे क्या करेंगे? अंडरलाइन कर लेंगे। 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अवसर पाई किसके लिए लिखा गया था? ये सीता के लिए लिखा गया था, सीता के लिए संबोधित किया गया है, ठीक है, याद रखेंगे। सीता माता के लिए ऐसे इसको संबोधित किया गया था। 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए, बार बार मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के लिए, चाहे सेंटअप के लिए, रट्टा मार कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, भक्तमाला किसकी रचना है? नाभादास, सूरदास, तुलसीदास या कबीरदास? इसको अंडरलाइन कर लेंगे, MBBI में से एक है, MBBI में से एक है। क्या बोल रहा हूँ मैं? फिर से बोल दे रहा हूँ, MBBI क्वेश्चन है। भक्तमाला किसकी रचना है? नाभादास, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास। देखो ना, सभी एकदम सेम सा नाम लगता है, तो याद रखेंगे भक्तमाला जो आपके रचना, उनके जो रचनाकार है वो नाभादास है, वो नाभादास है। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 तक ही देखेंगे, उसके बाद 16 से आपका जो 50 क्वेश्चन होगा अगले वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? भूषण किस काल के कवि है? भूषण किस काल के? आदिकाल, भक्ति काल, आधुनिक काल या फिर रीति काल? 4 ऑप्शन है। भूषण किस काल के कवि कहलाते हैं? किस काल के? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कह रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे भूषण साहब किस काल के कवि है, याद रखेंगे, ठीक है। तो आभूषण जो है ना, आभूषण, तो या आभूषण या फिर आपका भूषण, तो याद रखेंगे रीतिकाल के, ठीक है, रीतिकाल के। आभूषण जो कवि है, आभूषण किस काल के कवि हैं? तो रीतिकाल के, रीतिकाल के। 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए, बहुत अच्छे, 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। लास्ट हमारा क्वेश्चन है 15, उसके बाद जो 16 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर अप करा दिया जाएगा। आज जरूरी था आपको ऐसे अपडेट करना सेंटअप एग्जाम के बारे में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, सुंघनी साहू परिवार किनसे संबंध था? निराला से, महादेवी से, दिनकर से या फिर जयशंकर प्रसाद से? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार बता दूं। सुंघनी साहू परिवार किनसे संबंध था? तो याद रखेंगे, एक BBI क्वेश्चन, MBBI क्वेश्चन, रट्टा मार के जाइएगा, सेंटअप एग्जाम्स में ये बहुत पूछता है, बार बार पूछता है। तो जयशंकर प्रसाद से सुंघनी साहू परिवार का संबंध था। सुंघनी साहू परिवार, जयशंकर प्रसाद। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। प्यारे दोस्त, 15 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। प्यारे दोस्त, 15 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। यहाँ से हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं 16 से लेकर के, आपको ध्यान से देख लो जो क्वेश्चन है, यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, ठीक है, यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है। यहाँ से जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे ना, ये अगले वीडियो में देखेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे 2023 बोर्ड एग्जाम्स और साथ ही साथ सेंटर बोर्ड एग्जाम्स के लिए, सेंटर बोर्ड एग्जाम्स के लिए। चलिए, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आपका इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत जो है किसके द्वारा लिखा गया है? भट्ट के द्वारा लिखा गया है। और ये लाइन जो है, यूरोप के लोग बातचीत करने का हुनर है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। जो भी डी पे क्लिक किए हैं एकदम खुश हो जाइए, आंसर बिल्कुल सही है आपका, जबरदस्त। चलो अगला सवाल। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। यह किसका लिखा हुआ है? मलियज, गुलेरी, बालकृष्ण भट्ट या प्रेमचंद? 70। देखो, सिंपल सी बात है, जब भी आपके एग्जाम में अगर कोई मैनर की बात आपको दिखे कि ये मैनर की बात की जा रही है, समझ रहे हैं ना, मैनर या हैबिट की बात की जा रही है, आदतों की बात की जा रही है, तो समझ लेना ये भैया, ये भट्ट साहब है, बातचीत से लिया गया है। और भट्ट साहब कौन है आपके बुक में? तो एक ही है, बालकृष्ण भट्ट, ठीक है ना। जब तक बोलोगे नहीं तब तक पाओगे नहीं, ये कौन कहते हैं? बालकृष्ण भट्ट। बोलने से ही सब कुछ होता है, इसलिए बोलिए, है ना, जो ही मन की बात है बोल डालिए। चलिए अगला सवाल।
चंद्र शर्मा गुलेरी की लिखी कौन सी कहानी नहीं है? अब देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये कि इनमें कौन चंद्र शर्मा द्वारा लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, उसने कहा था बुध का कांटा, सुखमय जीवन या तिरिच। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए अभी बताएं कि तिरिच जो है, ठीक है, तिरिच कमेंट करके बताइए किसके द्वारा लिखा गया। अभी तुरंत हम पढ़ाए हैं तिरिच के बारे में। ठीक है, ये सभी उसने कहा था गुलेरी जी लिखे हैं। बुध का कांटा गुलेरी जी लिखे हैं। सुखमय जीवन गुलेरी जी लिखे हैं, लेकिन तिरिच गुलेरी जी के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए बहुत अच्छे, जबरदस्त। चलो अगला सवाल। कौन सा रचनाकार बिहार से संबंधित है? इसमें जो भी राइटर का नाम दिया गया है कौन बिहारी है? बताइए बिहारी कौन है? ये सबको पता होगा। बिहार में पता है कि जेपी आंदोलन चला था। बिहार में कौन सा आंदोलन चला था? जेपी आंदोलन। जयप्रकाश नारायण, है ना, कल की क्लास या परसों क्लास में पढ़ाए हैं। जयप्रकाश नारायण जो थे वो बिहार के थे। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अच्छा रुको रुको, नहीं ये पूछ रहा है, सॉरी बाबू, देखो ये भी बिहारी है, ये भी बिहारी और ये भी बिहारी है। शमशेर बहादुर सिंह बिहारी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी पूछ रहा है बिहार से कौन नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिए कौन बिहार से नहीं ये पूछ रहा है। तो जगदीश चंद्र माथुर भी बिहारी हैं, जयप्रकाश नारायण भी बिहारी हैं और दिनकर जी भी बिहारी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, कौन नहीं है ये पूछ रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, करबक में कौन सी बात पाई जाती है? करबक में कौन सी बात पाई जाती है? प्रेम की महिमा, ईश्वर की महिमा, मनुष्य की महिमा या दानव की महिमा? करबक देखो दिखने में लग रहा है कि करबक है, मतलब सोच रहे हो करेले जैसा करबा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। नाम के उल्टा, नाम भले ही करबक है लेकिन इसमें जो पढ़ना है उसमें प्रेम की महिमा पढ़ना है। सही जवाब क्या होगा 20 का? ऑप्शन नंबर ए, प्रेम की महिमा। करेले की महिमा मत पढ़ लेना, है ना। चलिए जो भी ए पे क्लिक किए बिल्कुल सही जवाब। ईश्वर की महिमा नहीं बाबू, प्रेम की महिमा। चलो अगला सवाल। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ, ये सबको पता होगा। एक एक बच्चा इसका आंसर कर देगा, मुझे पता है। 9 2 11 होना, 9 2 11 होना, 9 2 11 का मतलब क्या होता है? फुर्र हो जाना, है ना। ऐसे दौड़ना कि लगे कि अच्छा ये तो पीटी उषा का आत्मा इसमें घुस गया है। सही जवाब क्या है? भाग जाना। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो भी ए पे क्लिक किए हैं बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? नाक का बाल होना, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ बताइए। अब देखिए नाक का बाल होना क्यों लिखा हुआ है 22। इंसान को नाक का बाल बहुत प्यारा होता है। आप बोलोगे सर कैसे नाक का बाल प्यारा होता है, माथा का बाल क्यों प्यारा नहीं होता है? बिहारी में तो हेड को माथा ही बोलते हैं ना। ठीक है, ये बाल क्यों प्यारा नहीं होता है? क्यों? क्योंकि भैया ये बाल टूट जाएगी तो उतनी पीड़ा नहीं होगी, ना जख्म होगा ना कुछ नहीं होगा। लेकिन नाक का बाल कोई उखाड़ ले तो प्राण निकल जाएगा। ये बहुत प्रिय होता है, इसको कोई टच करने नहीं दे सकता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रिय होना, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, प्रिय होना। ठीक है, नो घृणा करना नहीं है, प्रिय होना। नाक का बाल यानी प्रिय होना। सभी को अपना नाक के बाल बना लेना है। चलिए अगला सवाल। अब किसी को बोल दो तुम मेरे नाक के बाल हो, अब जिसको पता नहीं होगा वो 10 बार सोचेगा क्या बोल दिया। जगदीश का संधि विच्छेद, जगदीश का संधि विच्छेद ए बी सी या डी 23। जगदीश, चलिए बहुत अच्छे। जगदीश क्या होगा? जगत जो ईश, जगत के देवता को जगदीश बोलते हैं। जगत जो ईश, जो भी बी पे क्लिक किए हैं बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो बहुत अच्छे, देखो शानदार आंसर आ रहा है, एकदम जबरदस्त। रात का उल्टा, रात का उल्टा क्या होता है ये आपको बताना है। चलो रात है तो रात का उल्टा क्या होगा? बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होता है। सुबह, दिन, सवेरा या दोपहर। अब सब बोलेगा सुबह बोले कि दिन बोले कि सवेरा बोले, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। सिंपल, रात है तो रात का दिन होगा, सुबह नहीं, है ना। रात का क्या होगा? दिन होगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। सुबह मत कर देना, सवेरा भी नहीं कर देना, रात का दिन। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी पे एकदम धमाल मचा दिए। डेली 8:45 में ताबड़तोड़ क्लासेस चलती रहेगी अभी से लेकर बोर्ड एग्जाम तक। चलिए अगला सवाल। लोक का विशेषण बताएं। संडे हो या मंडे डेली क्लास रहेगी। लोक का विशेषण, अब विशेषण बताना है लोक का। लोकेश, लोकेंद्र, लौकिक या लोकपरक
25 का फटाफट आंसर करेंगे। लोक का विशेषण क्या होगा? 25। लोक, लोक। देखिए विशेषण किसे बोलते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। लोक है, लोक से बनेगा लौकिक, है ना, लौकिक। जो भी सी पे क्लिक किए बिल्कुल सही जवाब है आपका, जबरदस्त आंसर। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है? पुरुष का उल्टा क्या होगा? पुरुष, स्त्री, नारी, महिला या वनिता? पुरुष का उल्टा, चलिए बहुत अच्छे, देखो आंसर आ गया है। पुरुष का उल्टा सिंपल सी बात है, स्त्री होगा। ऑप्शन नंबर ए। नारी मत कर देना, नारी कब होगा? नर लिखा रहेगा तो नर का नारी होगा, है ना। महिला भी नहीं कर देना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा, पुरुष का स्त्री होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे। अगला सवाल क्या है? 27। महोत्सव का संधि विच्छेद, महोत्सव का संधि विच्छेद बताएं। ए, बी, सी या डी? महोत्सव। चलिए देखिए सभी का आंसर आ रहा है एकदम जबरदस्त तरीके से। एक एक बच्चा देखो धमाल मचाए हुए। चलिए सभी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। महोत्सव, महाजन उत्सव होता है, याद रखिए। महोत्सव का मतलब होगा कि महान उत्सव, बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, तो महाजन उत्सव क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी गए हैं एकदम धमाल मचा दिए हैं। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अगला सवाल। संतोष का संधि विच्छेद बताना है। संतोष, संतोष का संधि विच्छेद क्या होगा? 28। तो याद रखिएगा संतोष का होता है समजोड़ तोष। क्या होता है? समजोड़ तोष। यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी गए हैं बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो बहुत अच्छे, मैक्सिमम लोगों का आंसर सही है, बी बी बी। चलिए अगला सवाल यहाँ पे लगाते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। पानी का उल्टा क्या होगा? पानी का पर्याय, सॉरी पानी का पर्यायवाची पूछ रहा है। पानी को और किस नाम से जानते हैं? तालाब, सर, नीर या नदी? पानी को और किस नाम से जानते हैं? 29। कौन बच्चा सबसे पहला आंसर करेगा 29 का? चलिए आंसर आने लगा है, बहुत अच्छे। चलिए जबरदस्त। नीर, नीर को हम पानी बोलते हैं, सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो भी गए हैं बिल्कुल सही जवाब है। सबसे पहले आंसर आया है अनिल यादव का, बहुत अच्छे अनिल, जबरदस्त। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुराई में कौन सा प्रत्यय है? बुराई में कौन सा प्रत्यय है? अब देखिए प्रत्यय क्या बोले थे? प्रत्यय जो पीछे लगा रहे, पहले इसको संधि विच्छेद कर देना है, ठीक है। तो बुराई का प्रत्यय क्या हो जाए? आई, क्योंकि पीछे क्या होगा? आई होगा, ठीक है। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। संधि विच्छेद करेंगे तो पीछे क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा, ठीक है। जो भी सी के साथ क्लिक किए बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आप हमेशा लेट रहते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ जो भी गए हैं बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इस बार भी सबसे पहला आंसर किसका आया है? तो अनिल का आया है, रॉयल को कमल सिंह का आया है। चलिए बहुत अच्छे, चलिए सही आंसर आ चुका है। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे क्या है? जो फास्ट आंसर करोगे उसका नाम कभी कभी ले लिया करेंगे। तो दोस्तों क्या हाल है? आशा करता हूँ कि एकदम आप लोग चंगा एकदम मस्त हो गए। तो प्यारे दोस्त आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2023 के सेंटअप एग्जाम्स के 100 मार्क्स इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसको कि आंसर के साथ होगा। आप स्क्रीन पर देख रहे हो। इससे हम लोग टोटल जो क्वेश्चन होंगे 20 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। टोटल 20 क्वेश्चंस। मोस्ट प्रोबेबली आपका जो सेंटअप एग्जाम में आएगा वो 50 क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा। लेकिन एक ही वीडियो में अगर 50 क्वेश्चन मैंने कवर कर दिया तो आप ऐसे पूरा वीडियो देखने वाले नहीं हो। घोर करके पी जाइए, प्रश्न सेट को याद रखना, एग्जाम में फोड़ करके आओगे, गारंटी है इस बात की। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या कर रहा है प्यारे दोस्त, ध्यान से और मन लगा कर देखिएगा और वीडियो को दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। द प्रोज पीस द अर्थ इज रिटन बाय, 4 ऑप्शन आपके पास। जो अर्थ है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो याद रखना आपका जो अर्थ है वो H.E. बेट्स के द्वारा लिखा गया था। E.M. बेट्स नहीं, E.H. बेट्स नहीं, महात्मा गांधी नहीं। अर्थ के जो लेखककार थे वो थे H.E. बेट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। E.H. मत लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा। E.H. आपका नहीं है, ना ही E.M. है तो क्या H.E. बेट्स। तो कन्फ्यूज़न में ये नहीं कि देख करके लगेगा, टिक याद से टेक करके E.H. H.E. कंफ्यूज मत होइएगा, H.E. बेट्स थे, ठीक है। जो अर्थ के आपके जो लेखककार थे वो H.E. बेट्स थे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। प्यारे दोस्तों ये याद रखना, एक बात मैं बोल दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो है आपका सेंटअप के साथ साथ 2023 का जो मेन एग्जाम होगा ना आपका बोर्ड का, उसमें भी आपका ये क्वेश्चन रहने वाला है, 100% की गारंटी। H.E. बेट्स वाज बॉर्न इन
एच.ई. बेट्स का जन्म कब हुआ था, कौन से साल में हुआ था? 1908 में, 1905 में, 1805 में, 1810 में? आपके पास प्यारे दोस्त किसी एक का जवाब आपको सही चूज़ करना है। माफ़ कीजिएगा, बीच में ऐसे ऑडियो कट हो गया था। तो एच.ई. बेट्स का जो जन्म हुआ था हमारे प्यारे दोस्तों, वो था 1905 ईस्वी में। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ 20 क्वेश्चन ऐसे पुट करेंगे, 20 क्वेश्चन को ऐसे कवर करेंगे। और वही बात करें अगर उनकी मृत्यु की, तो 1974 में उनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म लिए थे एच.ई. बेट्स आपके 1905 में और मृत्यु हो गई थी 1974 में। याद रखेंगे 1974 में। तो प्यारे दोस्त क्वेश्चन नंबर आते हैं सीधा 4 की तरफ। 2, 3 हमने देख लिया। एच.ई. बेट्स बिलोंग टू, एच.ई. बेट्स कहाँ की रहने वाली थी? अमेरिका की, इंग्लैंड की, जर्मनी की या इटली की? 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपके पास सही जवाब देने के लिए समय है। कमेंट आप लोग कीजिएगा ताकि आपको ऐसे याद हो सके। देखिए एच.ई. बेट जो थी ना, वो जो लिखने हैं लेखक जो हैं वो अर्थ चैप्टर के जो प्रोज है आपका अर्थ, उसके लेखकार अभी हमने देखा, उनका जन्म देखा, उनका मृत्यु देखा। अब ये कहाँ पर जन्मी थी? तो एच.ई. बेट्स आपको इंग्लैंड में जन्मी थी, ठीक है, इंग्लैंड में। और याद रखिएगा ये अर्थ के लेखकार भी हैं, ठीक है, एच.ई. बेट्स आपके। कोई दिक्कत मेरे प्यारे दोस्त? ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं 2023 सेंटअप के साथ साथ आपका मेन एग्जाम के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? जॉनसन्स ओनली सन वाज, जॉनसन का एक ही सन था, कौन था? एच.ई. बेट्स या टॉम या बेंजी या फिर बोनी? 5 का आंसर दीजिए। अब एच.ई. बेट्स का ही खाली हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे, तो ऐसा मत कीजिए कि 5वां का भी एच.ई. बेट्स हो जाए, ऐसा अनुमान लगा करके टिक मत मारिएगा। तो देखिए जॉनसन का जो एक लौता बेटा था वो बेंजी था, बेंजी नाम था उसका। 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। दोस्तों वीडियो जो होगी वो 16 से 17 मिनट की वीडियो होगी, मोस्ट प्रोबेबली 16 मिनट आप समझ सकते हो। प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक देखना ताकि क्वेश्चंस आपको ऐसे कोई भी दिक्कत ना दे। चलिए अब यहाँ पर है आपका सिनोनिम पूछ रहा है, और याद रखना फिक्स है, सिनोनिम आपके एग्जाम में फिक्स है 2 से 4 नंबर का। लेजिटिमेट का आपको ऐसे सिनोनिम पूछ रहा है, ठीक है, याद रखना। मैं बता दे रहा हूँ सिनोनिम का स्पेशल वीडियो मैंने चला रखा है। तो देखो वैसे तो लेजिटिमेट का होता है आपका वैलिड, ये याद रखेंगे। यानी कि क्वेश्चन 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, वैलिड। एक चीज़ याद रखना, मैंने सिनोनिम का 6 का ए आंसर है, और सिनोनिम का मैंने ऐसे स्पेशल क्लास चला रखा है जिसमें कि मैंने 50 सिनोनिम्स बताए हैं और एंटोनिम्स मैंने बताए हैं। बस उतना पे अगर कमांड कर लेते हो तो आपका काम बन जाएगा। विजनरी का सिनोनिम्स, ये सारे सिनोनिम्स मैंने ऐसे उसमें करा रखे हैं। वीडियो आपने चेक नहीं किया तो जा करके देख सकते हो, चैनल पर अपलोडेड है। तो विजनरी का ड्रीमिंग, सर्वेंट, सेंट या फिर आइडियलिस्ट। 4 ऑप्शन आपके पास, 4 ऑप्शन में से कोई एक का जवाब सही दीजिए, 4 ऑप्शन में से कोई एक का जवाब। और सिनोनिम्स बार बार कह रहा हूँ 4 क्वेश्चंस आते हैं सिनोनिम्स के। और जो रिवोक है, देखो विजनरी का तो आपका सही आंसर हो जाएगा ड्रीमिंग, ठीक है। 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ड्रीमिंग, यानी कि 7 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो मैंने 8 पे जो नज़र आपको डाला है ना रिवोक, ये एक यूनिवर्सल क्वेश्चन है, हर एग्जाम में देता है, 10th 12th कॉम्पिटेटिव एग्जाम, हर एग्जाम में इस क्वेश्चन को डाला रहता है रिवोक। एसएससी एमटीएस का एग्जाम अगर दोगे ना, अगर किसी ने दिया होगा तो ये रिवोक का देखे होगे 2020-21 में ये क्वेश्चन था। तो ये यूनिवर्सल क्वेश्चन है, एमबीबीआई क्वेश्चन है, बहुत बार ये रहता है। इसका सिनोनिम एकदम आता है रिवोक का, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपके पास। रिपेल, वैसे तो आपका पहला ही आंसर हो जाएगा रिपेल। बहरहाल रिपेल, एनुअल, एनेकिन या फिर फोर्स, तो आपका रिपेल होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। याद रखना रिवोक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 रिप्राइसल अगर देखोगे इसका सिनोनिम क्या होगा? मैंने बार बार बताया 4 से 5 आपका सिनोनिम्स आता है। तो रिप्राइसल का होता है आपका रिलाइसन, ठीक है, रियलेशन। चलिए कोई दिक्कत, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। ये भी आपका सिनोनिम है। एट्रीब्यूट का सिनोनिम 4 ऑप्शन, इनपुट, इनहेयर, इनफेयर, इन अनडेट। तो आपका एट्रीब्यूट का जो सिनोनिम होता है इनपुट होता है। अब अगर आप मीनिंग के साथ बोलोगे कि सर सारे का मीनिंग के साथ बता दीजिए, तो वो पहले से ही चैनल पर अपलोडेड है। 50 सिनोनिम्स 50 एंटोनिम्स मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं, याद रखेंगे। चलिए, द ग्रेट लेसन दैट इंडिया हैड टू टीच टू वेस्ट वाज, एमबीबीआई क्वेश्चन है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, एमबीबीआई क्वेश्चन है, बार बार कह रहा हूँ। तो लव एंड पीस, ह्यूमैनिटी, नॉलेज एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन, इंडिया ने जो लेसन सिखाया वेस्टर्न कल्चर को, वो क्या सिखाया? 4 ऑप्शन आपके पास। और मोस्ट प्रोबेबली आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देखते ही आप इसे पहचान सकते होंगे, क्योंकि पहले ही चैप्टर का क्वेश्चन था और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमबीबीआई क्वेश्चन मैं बार बार कह रहा हूँ। 4 ऑप्शन आपके पास, एमबीबीआई क्वेश्चन है।
तो सही आंसर हो जाएगा आपका इट्स कल्चर एंड ट्रेडिशन। याद रखिएगा, इंडिया ने अपना कल्चर और ट्रेडिशन को ऐसे दूसरों तक पहुंचाया और सिखाया है। 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे प्यारे दोस्त, बहुत अच्छा आपने 11 तक कर लिया है, बस अब 12 नंबर देखते हैं। चलिए 12 नंबर क्या कहता है? द प्लान वाज डैट इंडिया वुड रेबेल अगेंस्ट इंग्लैंड जस्ट आफ्टर। जो प्लान था कि इंडिया से विद्रोह करेगा इंग्लैंड के खिलाफ, कि किसके बाद? फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, या गांधीज रिवोल्ट, या फिर सुभाष चंद्र बोस रिवोल्ट्स। और ये क्वेश्चन आपको जो अगर मोस्ट प्रोबेबली अगर देखोगे 10 में से 7 बार क्वेश्चन आता है, तो ये जो था ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद का था। याद रखिएगा। तो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। कोई दिक्कत? चलिए सेकेंड वर्ल्ड वार याद रखेंगे, सेकेंड वर्ल्ड वार याद रखेंगे, जो कि कब हुआ था? 1939 टू 1944 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, द प्रोज पीस इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आईज रिटन बाय, अंडरलाइन कीजिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा, VBI है। 4 ऑप्शन, रोथी एल सेयर्स, बेट्रान रसेल, पर्लेस बक, एंटोन चेकब। अंडरलाइन कीजिएगा, VBI है। जो इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई है ना, इससे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्त। तो 4 ऑप्शन है, रोथी एल सेयर, बेट्रान रसेल, पर्लेस बक, या फिर एंटोन चेकब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कोई भी ऐसे इसको गलती नहीं करेंगे, याद रखेंगे। इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई आपका पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया है, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा 13 का? सी। 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। कोई डाउट मेरे प्यारे दोस्त? चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पर्लेस बक का जन्म कब हुआ? वेन वाज पर्लेस बक बॉर्न? पर्लेस बक का जन्म कब हुआ? पर्लेस बक का जन्म कब हुआ? तो पर्लेस बक का जन्म कब हुआ है? पर्लेस बक है से फिर कब है से मृत्यु को पहुंची, दोनों, यानी कि जन्म भी और मृत्यु भी पूछ रहा है। तो याद रखिएगा दोनों डेट, जन्म और मृत्यु, और आपका ये मोस्ट प्रोबेबली फिक्स ही होता है, जन्म और मृत्यु लेखक का। तो देखिए जन्म हुआ था आपका, यानी कि 14 का सही आंसर हो जाएगा 1892 में जन्म हुआ था पर्लेस बक का, 1892 में। याद रखेंगे 1892 में आपका पर्ल एस बक का जन्म हुआ था, और जो उनकी मृत्यु हुई थी 1973 में हो चुकी थी। ठीक है, यानी कि 15 का आंसर हो जाएगा 1973, 1892 टू 1973। कोई डाउट प्यारे दोस्त? ठीक है, टोटल जो आपका जो पर्ल एस बक का जो जीवन काल था वो आप जोड़ करके घटा लेना, कितना आता है वो बता दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, डोमिनेंट का एंटोनिम्स। मैंने बताया ना सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बहुत बार पूछता है, बहुत आता है। तो अब है डोमिनेंट का एंटोनिम्स, डोमिनेंट का एंटोनिम्स। तो डोमिनेंट, डिफीट, स्कम्ब, या फिर शिपिस, या फिर ब्रेव, यानी कि 16 का सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। और आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट कीजिएगा, तभी ऐसे पता चलेगा कि आप लोग ऐसे वीडियोज़ को ऐसे देख रहे हो, पूरा देख रहे हो। चलिए माफ़ कीजिएगा, बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, रात में सोए नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अभी नींद आ रहा है, फिर भी ऐसे वीडियो शूट कर रहे हैं। चलिए क्या कहता है, डोमिनेंट का एंटोनिम्स जो है, डोमिनेंट, डोमिनेंट से आपको लग ही रहा है कि दबाने वाला। ठीक है, डोमिनेंट। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, डोमिनेंट का जो आपका स्कम्ब होता है ये तो ठीक है, आप लोग सिनोनिम्स और एंटोनिम्स 50 के आसपास ज़रूर याद कर लेंगे नॉर्मल। ठीक है, किसी भी बुक से वगैरह, वो आपका फिक्स होता है, 4 से 3 नंबर आपका आ ही जाएगा इंग्लिश में। ठीक है, चाहे 10th बोर्ड वाले हो चाहे 12th बोर्ड वाले हो। तो खैर डोमिनेंट का तो हो जाएगा इसका स्कम्ब। और बार बार कह रहा हूँ ना कि ये सब फिक्स है, ये सारे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इंटीग्रल, ये भी आपका यूनिवर्सल क्वेश्चन है, ये आपका 10th 12th से लेकर के कंपटीशन लेवल में भी ये क्वेश्चन आपको डाला रहता है, इंटीग्रल का एंटोनिम्स। सिनोनिम्स भी मैंने बता दिया, सिनोनिम्स में कौन सा आपका, तो वो आपका रिवोक का। ठीक है, रिवोक का। चलिए, तो इंटीग्रल में आपका अधीन होता है, अधीन का हिंदी, इंटीग्रल का हिंदी आपका हो जाता है अधीन। तो अब जो आपके पास 4 ऑप्शन है, अधीन का आप क्या लिख सकते हो? एंटोनिम्स, माइनर, मेजर, इंडिपेंडेंट, या फिर अनविलिंग। तो याद रखिएगा इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, अधीन। बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, आँख खुल नहीं रहा, इसीलिए से थोड़ा सा वीडियोज़ में आपको लैगिंग दिख रहा होगा, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, इंडिपेंडेंट। 18 देखिए, एलिवेशन का आपको एंटोनिम्स बताना है, एलिवेशन का आपको एंटोनिम बताना है। क्या बताना है? एलिवेशन का एंटोनिम बताना है। एलिवेशन के 4 आपको एंटोनिम दिए हुए, उसमें से कोई एक। डिप्रेशन, डिफ्लेशन, डिप्रिसिएशन और रिक्सेशन, 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक का आपको चूज करना है।
बार बार कह रहा हूँ, घोर के पी जाओ इस प्रश्न सेट को, एग्जाम में एकदम फोड़ करके आओगे, गारंटी है इस बात की। घोर कर पी जाओ। आपको जब तक सेंटअप एग्जाम नहीं होता तब तक आपको पर डे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सभी के क्वेश्चंस आपको रेगुलर बेसिस पे कराए जाएंगे। किसी दिन इंग्लिश, किसी दिन हिंदी, किसी दिन मैथ्स, किसी दिन फिजिक्स। और अगर किसी ने भी वो सेट को देख लिया तो यकीन करना उनका सारा काम बन जाएगा। सब्जेक्टिव से लेकर के ऑब्जेक्टिव तक मैं एक एक क्वेश्चन को लड़ाने के लिए से तत्पर ही हूँ और एक एक क्वेश्चन लड़ाने की कोशिश करूँगा। पिछली ईयर की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मुझे याद है बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था सर सेंटअप के साथ साथ मेन एग्जाम में भी आपका क्वेश्चंस कैरी किया है। तो बहरहाल एलिवेशन का आपका जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा एलिवेशन का डिप्रेशन। ठीक है, ऊपर नीचे एलिवेशन का डिप्रेशन, क्या हो जाएगा एलिवेशन का डिप्रेशन। चलिए बहरहाल बहुत अच्छे, तो याद रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा आगे है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, सेडेट का एंटोनिम। सेडेट का एंटोनिम, इससे पहले आपने जो देखा क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही अच्छे तरीके से आपने जवाब दिया। आप पूछ रहा है सेडेट का एंटोनिम 19 का, एडिक्टेड, एक्साइटेड, शाई या फिर मोबाइल। ये जो बीच बीच में गैपिंग आप देख ले रहे हो ये नींद के कारण हो रहा है। इसको फिनिश करके फिर से थोड़ा सा सोएंगे, ठीक है, तो माफ़ कीजिएगा। तो क्या कह रहा है सेडेट का, सेडेट का आपको पूछ रहा है, 4 एंटोनिम दिया हुआ है, 4 में से क्या हो जाएगा, 4 में से एडिक्टेड, एक्साइटेड या फिर शाय या फिर मोबाइल। तो याद रखना सेडेट का आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्साइटेड। सेडेट का एक्साइटेड, सेडेट का मतलब होता है गंभीर, ठीक है, गंभीर, याद रखेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हमारा 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा बी। 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा बी। बहुत अच्छे प्यारे दोस्तों, बस 3 मिनट और है, 3 मिनट वीडियो इसको देख लो, काम आपका खत्म हो जाएगा। क्या कह रहा है, एबेट का एंटोनिम, वो सेडेट था, ये एबेट, एबेट का एंटोनिम एड, रिस्क, पेसिफाई, प्रिवेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आपका जो इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आता है सिनोनिम्स एंटोनिम्स, उसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एबेट का मतलब होता है पिन उकसाना, याद रखेंगे, पिन उकसाना होता है एबेट का मतलब। उकसाना वगैरह आप कह सकते हो, चिरकाना वगैरह कह सकते हो। तो एड, रिस्क या फिर पेसिफाई या फिर प्रिवेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट जरूर कीजिएगा ये, ठीक है। तो एबेट का सही आंसर क्या हो जाएगा प्रिवेंट, क्या हो जाएगा प्रिवेंट। एबेट का सही आंसर क्या हो जाएगा प्रिवेंट, याद रखेंगे, प्रिवेंट, याद रखेंगे। एबेट का सही आंसर क्या हो जाएगा प्रिवेंट। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर आपने दिया, इसके लिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 21 जो कि हु हैज़ गॉट अ हार्ट कंडीशन विथ पल्पिटेशंस ऑल द टाइम, जो आपका हार्ट कंडीशन है पल्पिटेशन के साथ कौन पाया था, चुबुकोव या फिर नटालिया, लोमोव या फिर चेकोव। इसके बाद आपका ये मोस्ट प्रोबेबली आखिरी क्वेश्चन ही हो सकता है, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन में से डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, जो आपका नतालिया था, ठीक है, एक तो आपका लोमोव था, एक था आपका क्या चुकोव, ठीक है। तो इन दोनों में से जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु हैज़ गॉट अ हार्ट कंडीशन, कंडीशन हार्ट का जो कंडीशन था विथ पल्पिटेशंस ऑल द टाइम, पल्पिटेशंस ऑल द टाइम कौन पाया था, ठीक है, तो लोमोव पाया था। हार्ट लव, हार्ट लव, इससे आप समझ सकते हो, हार्ट है तो मतलब लव, तो लोमोव साहब जो थे उन्होंने ये पाया था ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का प्यारा दोस्त हो जाएगा सीधा आपका सी। 22 क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, 22 क्वेश्चन कह रहा है हु इज़ द राइटर ऑफ प्रोज पीस अ मैरिज प्रपोजल। इसके बाद से हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में, अगले वीडियो में हम लोग इसे इसको कंटिन्यू करेंगे जो कि 22 to 50 क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में हम लोग कवर कर देंगे। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन है अगवा युग्मक जनन एवं भ्रूणोद्भव के बीच अंतर स्पष्ट करें। इंग्लिश में देखिए क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन गैमेटिक्स एंड एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। इन दोनों में आपको अंतर दिखाना है, इन दोनों में अंतर दिखाना है आपका। तो युग्मजनक और भ्रूणोद्भव में क्या अंतर है, तो युग्मक बनने की प्रक्रिया जो है युग्मजनक कहलाती है, यानी जो आपका युग्मक बनता है, जो जाइगोट बनता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका युग्मक कहलाता है।
और जाइगोट से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? भ्रूणोद्भव कहते हैं। और इस प्रक्रिया में जाइगोट की कोशिका का विभाजन हो जाता है। ठीक है ना, इंग्लिश में देख लो इस चीज को। ठीक है, इंग्लिश में नीचे दिया गया है। और सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि इस प्रक्रिया में युग्म जनक में क्या होता है कि मियोसिस प्रक्रिया द्वारा द्विगुणित मियोसाइट से नर और मादा युग्मक का निर्माण होता है, मेल फीमेल का निर्माण हो जाता है। और भ्रूणोद्भव में क्या होता है कि इस प्रक्रिया में द्विगुणित जाइगोट के बार बार माइटोटिक कोशिका विभाजन के फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है। बस इतना आपको लिख देना है। स्क्रीनशॉट लेते चलना, देखते भी चलो और स्क्रीनशॉट भी लेते चलो। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए। नहीं समझ में आ रहा है तो सो जाइए, नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं? अनिषेक जनन से व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पार्थोजेनेसिस? अनिषेक जनन से क्या समझते हैं? अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं? कुछ प्राणियों जैसे रोटीफर्स, मधुमक्खी, पक्षी आदि में बिना निषेचन की क्रिया संपन्न हुए ही नए जीव का निर्माण हो जाता है। यानी ठीक है, बोला जा रहा है कि कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कोई भी निषेचन नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अनिषेचक कहते हैं। ठीक है, पार्थोजेनेसिस इज ए प्रोसेस which the female gamete of some organism like rotifers, honeybee and bird undergoes development from new organism without fertilization। सिंपल सी बात है, जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, बिना फर्टिलाइजेशन की ही वो नए जीव का निर्माण कर लेते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पार्थोजेनेसिस कहते हैं। सिंपल सी बात है ना। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। एंटीबॉडी के कार्यों का उल्लेख करें। एंटीबॉडी का कार्य का उल्लेख कीजिए। मेंशन द फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का क्या कार्य होता है ये आपको बताना है। देखिए सबसे पहले एंटीबॉडी होता क्या है? तो जीवाणुओं को एंटीबॉडी इस तरह से ढक देता है जिससे क्या होता है कि फैगोसाइट उसे पहचान सकता है, और इसे हम आसोनाजाइस कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? आसोनाजाइस कहते हैं। एंटीबॉडी बैक्टीरिया द्वारा स्रावित विषाक्त पदार्थ को उदासीन बना देता है। एंटीबॉडी क्या करता है? जो बैक्टीरिया का विषाक्त पदार्थ होता है, जो टॉक्सिन होता है, उसको क्या करता है? ये न्यूट्रलाइज कर देता है ना। विषाक्त पदार्थ का मतलब क्या? जो टॉक्सिन होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, और उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन, यानी उदासीनता कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है? एंटीबॉडी एंटीजन से संयुक्त होकर बृहत आकार अघुलनशील जटिल पदार्थ तैयार करता है। मेरे पास उतना टाइम नहीं है सौरभ कि आपको हम बार बार सेंड करते रहेंगे, है ना। चलिए निकलिए, आप बेकार का टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। एंटीबॉडी बैक्टीरिया द्वारा स्रावित विषाक्त पदार्थ को उदासीन बना देते हैं, उसे हम उदासीनता कहते हैं। और एंटीबॉडी एंटीजन से संयुक्त होकर बृहत आकार वाला अघुलनशील जटिल पदार्थ तैयार करता है, जो एंटीजन के विशेष जैव कार्य में बाधा पहुंचाते हैं, और इसे हम एग्लूटिनेशन कहते हैं। क्लियर है ना। चलिए इंग्लिश में देख लीजिए इसे। इंग्लिश में आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। क्लियर। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। सहलग्नता और विनिमय में अंतर स्पष्ट करें। सहलग्नता और विनिमय में अंतर स्पष्ट करें। सहलग्नता क्या है और विनिमय क्या है? सहलग्नता किसी गुणसूत्र के जीन्स को साथ साथ रखती है। सहलग्नता का मतलब क्या होता है? ठीक है, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है कि बिटवीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग कवर, है ना। और विनिमय गुणसूत्र को जीन्स को पृथक करता है, जिससे नए संयोग बनते हैं। जीन्स के पास स्थित होने पर सहलग्नता की तीव्रता क्या है? बढ़ जाती है, और जीन्स के अधिक समीप होने पर विनिमय की आवृत्ति जो है वो क्या होती है? घट जाती है। सहलग्नता की बात करें तो इसको द्वारा जनक लक्षण संतति में बने रहते हैं, और विनिमय में यह संतान में जनक लक्षणों को बदल देते हैं। ठीक है, इंग्लिश देख लो इसका। इंग्लिश में क्या बोल रहा है? डिफरेंशिएट बिटवीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग। बस यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि लाइव के बाद ये आपको नहीं दिखेगा। ठीक है ना, जो ये सोचकर जा रहे हैं कि हम बाद में देख लेंगे, ठीक है, तो बाद में कितना भी मुझे कॉल करते रहो, व्हाट्सएप करते रहो, कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे ले लीजिए
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है जैव विविध प्रौद्योगिकी के सिद्धांत को लिखिए। जैव प्रौद्योगिकी का क्या सिद्धांत होता है? जैव प्रौद्योगिकी के दो प्रमुख तकनीकों का योगदान है। पहला क्या है? आनुवांशिक अभियांत्रिकी। सेकंड क्या है? रासायनिक अभियांत्रिकी। ठीक है, क्लियर? तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी की बात करेंगे सबसे पहले। तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी वह प्रौद्योगिकी है जिसके द्वारा किसी भी जीवन से डीएनए या जीन को निकालकर किसी अन्य जीव के जीन के साथ युग्मित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में बोले तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी को युग्मित डीएनए प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है, यानी एक जीव से निकालकर दूसरे जीव में ट्रांसफर कर देना। ठीक है, और रासायनिक क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? रोगाणुरहित वातावरण बनाकर केवल वांछित सूक्ष्म जीवों को सुकेंद्रीय की कोशिकाओं में वृद्धि कर अधिक मात्रा में जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों को निर्माण किया जाता है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स हो गए, टीके हो गए, एंजाइम हो गए। ठीक है, ये क्या है? रासायनिक अभियांत्रिक है। जैसे कि आप अभी कोरोना चल रहा है, उसका वैक्सीन लीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा? आपका रासायनिक अभियांत्रिक हो गया। और एक होता है आपका आनुवांशिक अभियांत्रिक, जो आपके डीएनए में ही चेंज हो जाता है। ठीक है, यही आपका इंग्लिश में है जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है ना? चलो स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से छोटा कर दे ताकि पूरा स्क्रीन में आपको स्क्रीनशॉट मिल सके। क्लियर? मोबाइल से देख रहे हो तो फुल स्क्रीन पे देखो, अगर लैपटॉप से देख रहे हो तो फुल स्क्रीन तो चल ही रहा हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ध्वनि प्रदूषण के 2 उपाय को लिखे। ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय क्या है? तो सिंपल सी बात है, ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय क्या है? ठीक है, ABCD ये आपको लिख देना है। अधिक शोर पैदा करने वाली मशीनों का स्थान पर कम शोर पैदा करने वाली मशीन लगाएंगे तो ध्वनि प्रदूषण कम होगा। आबादी से दूर औद्योगिक इकाई को स्थापित किया जाना चाहिए, यानी जो भी फैक्ट्री वगैरह हैं उन्हें पॉपुलेशन से दूर रखा जाए, है ना। लाउड स्पीकर एवं तेज आवाज पैदा करने वाले यंत्रों को पूर्ण प्रतिबंध कर देना चाहिए। ठीक है, ध्वनि आवेशकों जैसे पदार्थों के प्रयोग पर जोर देना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए बने कानून की पालन होनी चाहिए, है ना। बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका इंग्लिश में, ये सिंपल सा आप खुद से भी बना के लिख सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण कोई बड़ी बात नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, एंटीबॉडी और इंटरफेरेंस में अंतर बताइए। एंटीबॉडी और इंटरफेरेंस में क्या अंतर होता है? इंटरफेरेंस और एंटीबॉडीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इंटरफेरेंस क्या है कि ये सूक्ष्म जीव से संक्रमित किसी भी कोशिका से स्रावित होते हैं। इंटरफेरेंस क्या है कि सूक्ष्म जीव से संक्रमित किसी भी कोशिका से स्रावित होते हैं। और एंटीबॉडीज क्या है कि ये केवल प्लाज्मा की बी कोशिकाओं से उत्पन्न होते हैं। इंटरफेरेंस जो है सूक्ष्म जीव से संक्रमित किसी भी कोशिका से स्रावित होता है, और एंटीबॉडीज जो है प्लाज्मा की बीटा कोशिकाओं से उत्पन्न होता है। इंटरफेरेंस की बात की जाए, इंटरबॉडीज की बात की जाए तो ये जो होता है तीव्र प्रतिक्रिया दर्शाते हैं, किंतु अस्थायी होते हैं। ये हमेशा के लिए नहीं होते, अस्थायी होते हैं, है ना। और एंटीबॉडी जो क्या है वो धीमी प्रक्रिया वाले होते हैं, लेकिन लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करते हैं। एंटीबॉडीज की देखिए, तो एंटीबॉडी जो होता है कोशिकाओं के अंदर क्रिया करता है, जबकि यहाँ पे एंटीबॉडीज की बात की जाए ये कोशिकाओं के बाहर, यानी इंटरफेरेंस और एंटीबॉडीज में डिफरेंस आपको बताया जा रहा है। इंटरफेरेंस की बात की जाए तो शरीर का द्वितीय रक्षा स्तर है, और एंटीबॉडीज जो होता है शरीर का थर्ड रक्षा स्तर होता है। ऑब्जेक्टिव ये पूछ देता है कभी कभी कि एंटीबॉडीज जो है कौन सा पोजीशन पे आता है, तो इंटरफेरेंस जो है वो सेकेंड और एंटीबॉडी जो है वो थर्ड। इंग्लिश में देख लीजिए इसी चीज को, है ना। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कि फ्रॉम द बॉडी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कौन है, तो इंटरफेरेंस है, और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कौन है, तो एंटीबॉडीज है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ये पूछ देता है क्वेश्चन को, तो याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, जलवाहित रोगों के रोकथाम के लिए आप क्या करेंगे? शॉर्ट भी है, लॉन्ग, इसी में सब कुछ है ना। A to Z इसी में बता देंगे। जलवाहित रोगों के रोकथाम के लिए आप क्या करेंगे? तो क्या करना है, जैसे कि संदूषित जलवाहक, जैसे कि टाइफाइड हो गया,
है ना, ये सब क्या है, जल वाली बीमारी है। अतिसार जैसे रोगों की रोकथाम है तो हम स्वच्छ जल का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, जल से होने वाली बीमारी के लिए स्वच्छ जल का प्रयोग करें, जल को ढक के रखें। ठीक है, यही सब नियम है, आप खुद से भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जन्मजात प्रतिरक्षण एवं उपार्जित प्रतिरक्षण क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, स्क्रीनशॉट लेते चलना सब, ठीक है, बाद में काम देगा। जन्मजात सहज प्रतिरक्षण एवं उपार्जित प्रतिरक्षण, इसलिए फुल स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं कि आप लोग को स्क्रीनशॉट लेने में बने, और मोबाइल को फुल स्क्रीन में करके देखो। देखो जन्मजात क्या होता है, जन्मजात का मतलब सहज एक प्रकार की विशिष्ट रक्षा है जो जन्म से मौजूद होती है। जन्मजात बोलते हैं ना, जन्मजात का मतलब ही होता है, ठीक है, जन्मजात का मतलब ही होता है कि जन्म से मौजूद होगा। जबकि उपार्जित प्रतिरक्षा रोगजनक विशिष्ट जो है प्राथमिक एवं द्वितीयक अनुक्रिया होती है, जिसका भी लक्षण स्मृति पर आधारित होता है। पिक्चर क्वालिटी को हाई करके देखो, हाई पिक्चर क्वालिटी, तब साफ साफ दिखेगा। हाई पिक्चर क्वालिटी सेटिंग में जाके हाई पिक्चर क्वालिटी कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में नियमन में शामिल हार्मोन का नाम बताएं। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया जो है उसमें नियमन में शामिल हार्मोन कौन होता है। नेम ऑफ द हार्मोन्स इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटाइजेशन। ध्यान से देखेंगे इस चीज को। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के नियमन को निम्न हार्मोन कार्य करते हैं। पहला, पिट्यूटरी ग्रंथि स्रावित उद्दीपति हार्मोन जो होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, FSH, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, FSH। और पीत पिंड जो होता है उसे हम LH बोलते हैं। ये दोनों हैं, वो क्या करता है, हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित, हाइपोथैलेमस जो स्रावित करता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के प्रभाव से स्रावित होता है। बस इसमें कुछ करना नहीं है। FSH और LSH का आपको पता है कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया जो है FSH और LH के द्वारा होता है, और ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11, यौन संचारित रोगों के संपर्क में आने से बचने के लिए उपाय बताइए। What measures should be opted to prevent for contracting sexually transmitted disease, है ना, यानी STD से कैसे आप बच सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये तो आप समझ के लिख सकते हो। अनजान व्यक्ति के साथ रिलेशन नहीं बनाना है मैथुन का समय, ठीक है, ऐसे भी समझ लोगे। क्वेश्चन नंबर 12, स्क्रीनशॉट ले लो, ये सभी तो आप लोग जानते ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछ रहा है,